हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपके पेपर BECC 134 प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके जून टर्म एंड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी एग्जामिनेशन में ज़्यादा हेल्प के लिए आप हमारी वेबसाइट से जो कि है shop.hindustanknowledge.com पर जा सकते हैं। अगर आप गूगल में सिंपली ये नाम टाइप करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इस बॉक्स में जाके आपको सिंपली अपने पेपर के कोड को एंटर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ BECC 134। तो आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही गेस्ट पेपर्स दिख जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन चूज़ कीजिए और यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप इजीली गेस्ट पेपर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से गेस्ट पेपर्स को परचेज़ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर है जो कि है 9580023321। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप गेस्ट पेपर्स को परचेज़ कर सकते हैं। इन गेस्ट पेपर्स की हेल्प से आप इजीली 90 अबाव स्कोर कर सकोगे। चलिए अब हम वापस हमारे वीडियो की तरफ जाते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. First of all, let us understand what is inflation. Inflation means a continuous rise in the general price level of goods and services in an economy. Simply, continuous price rise में जब किसी देश की इकोनॉमी में होता है, ठीक है, during any period of time, that is called inflation. Now let us understand the concept of demand pull inflation. Demand pull inflation happens when the demand for goods and services increases more than their supply. ठीक है, आपको समझना है, there is a comparison between demand and supply. When there is a continuous increase in demand more than the supply, of course inflation will take place. क्या होगा? ठीक है, of course महंगाई बढ़ेगी, inflation होगा. Too much money is chasing too few goods. ठीक है, goods are very less जो लोग परचेज करना चाहते हैं, बट लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा है उन goods को परचेज करने के लिए. Now what can be the reasons? Increase in income of people. Obviously अगर लोगों के इनकम में अचानक इंक्रीज हो गया है. Rise in government spending. If government has actually got some money into the economy, ठीक है, कुछ पैसा अगर गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में डाला है. नेक्स्ट इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स. लोगों को लोन्स मिलने की वजह से वापस से ऑफकोर्स पैसा मिलता है तो वो स्पेंड करना चाहते हैं. ग्रोथ इन पॉपुलेशन. ऑफकोर्स अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड इन द गुड्स एंड सर्विसेज of course to buy them वो भी बढ़ेगा. ठीक है, एग्जाम्पल, if people suddenly have more money they buy more products like cars, clothes and food. But if production does not increase at the same rate, prices go up. सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर लोगों के पास अचानक से ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है, दे विल बाय द प्रोडक्ट्स, बट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होना भी उतना ही ज़रूरी है. अगर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑफकोर्स प्राइसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. Cost push inflation occurs when the cost of production increases and the producers pass this cost on to the consumers in the form of higher prices. अब ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्शन करते वक्त, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, खर्चा बढ़ गया. इन ऑर्डर टू मेक एनी गुड्स नाउ द प्रोड्यूसर हैज़ टू एक्चुअली यूज़ मोर मनी, दे नीड मोर मनी. तो ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कंज्यूमर्स पे ही जाएगा. ठीक है, तो इस केस में इस तरह के इन्फ्लेशन, अब कॉस्ट जब कंज्यूमर से लिया जाएगा तो ऑफकोर्स उनको अपने प्रोडक्ट के जो प्राइजेस है वो बढ़ाने ही पड़ेंगे. सो इस तरह के केस में जो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, जो महंगाई बढ़ती है उसे कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. व्हाट आर द कॉजेज? इंक्रीज इन वेजेस. ठीक है, अगर जो लेबरर्स हैं, ठीक है, दे are actually demanding more wages, so that could be one of the reasons. Rise in the price of raw material जो प्रोडक्शन में चाहिए होता है, ठीक है, अगर उसकी प्राइस अचानक बढ़ गई.
हायर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी है, अगर किसी भी तरीके से प्रोड्यूसर को ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं तो ये खर्चा भी कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर से ही लेगा. एग्जाम्पल, if petrol prices increase, transport becomes expensive. This raises the cost of goods and seller increase the prices. Okay, what is the key difference? So डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय हाई डिमांड, जैसे नाम बता रहा है, डिमांड में अचानक इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ऑफ कोर्स दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द सडन इंक्रीज इन द cost of production. ठीक है, effects of inflation on different sections of the economy, this is also very important to understand. Inflation affects people differently depending on their income and occupation. सभी को inflation, महंगाई अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है. पहला है फिक्स्ड इनकम ग्रुप. अब ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि सैलराइड लोग हैं, ठीक है, जो कि जॉब्स करते हैं, पेंशनर्स हो सकते हैं. इन सारे लोगों के लिए क्योंकि उनकी इनकम फिक्स्ड है तो जब भी उनकी इनकम तो वही रहेगी, लेकिन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनके लिए परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाता है. रिच पीपल, वेल्दी पीपल आर लेस अफेक्टेड बिकॉज दे हैव एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड शेयर्स. So, in fact, they may benefit as the value of their assets increases during inflation. इनको, rich people को नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है बिकॉज फॉर देम उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो एसेट्स हैं, उनके प्राइस ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज बिजनेसमैन एंड प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स में बेनिफिट इफ प्राइजेस राइज फास्टर देन देयर कॉस्ट्स लीडिंग टू द हायर प्रॉफिट्स. हाउएवर, इफ कॉस्ट्स राइज टू मच they may face losses. अब बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनके लिए महंगाई बढ़ रही है, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में उनको प्रॉफिट है. बट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है देन इट इज़ नॉट गुड फॉर देम. इट मे happen that they incur losses. Farmers can benefit if the prices of their crop increases, but if the cost of the fertilizer, seeds, fuel rises more than the crops, then they suffer. यहाँ पर भी simple logic, same logic apply हो रहा है, ठीक है, जो कि producers और businessmen के केस में apply हो रहा था. Farmers के crop का price increase हो रहा है तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर cost of fertilizers, seeds जो वो use कर रहे हैं, इनके prices भी साथ में बढ़ जाएं और अगर ज़्यादा बढ़ जाएं तो they will have to face the losses. Now debtors and creditors. Debtors money के borrowers, they gain because they repay the loans with money that has less value. ठीक है, अब जो मनी की वैल्यू है डिक्रीज हो गई है तो वो उसी से अपना डेट चुकाएंगे तो उनके लिए फ़ायदा है. क्रेडिटर्स, उनके लिए देर इज़ अ लॉस बिकॉज द मनी दैट दे रिसीव नाउ हैज़ रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर और परचेजिंग कैपेसिटी. ठीक है, नेक्स्ट इज कंक्लूजन. इन्फ्लेशन is a common economic problem that can reduce the value of money, obviously. ठीक है, जैसे ही इन्फ्लेशन होता है the value of money reduces and the purchasing power that the money has also reduces. So some people will benefit from it and some people may incur losses due to it. So for this reason, to control inflation in an economy is very important in order to maintain economic stability. Next question. What do you understand by propensity to consume? Does it have any association with the multiplier? Or rather, जिसे हम कहते हैं multiplier effect. Explain. What is propensity to consume? Propensity to consume is an important concept in economics that explains how people spend their income. ठीक है, propensity to consume इस नाम से ही पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट की जहाँ पर लोगों की इनकम को स्पेंड करने की बात हो रही है. ठीक है, इट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ सेविंग इट. यहाँ पर लोग जो हैं इंडिविजुअल्स वो अपने पैसे को खर्च करने की ज़्यादा सोचते हैं ना कि उसे सेव करने की. इन सिंपल वर्ड्स इट शोज हाउ मच ऑफ द इनकम पीपल आर विलिंग टू यूज फॉर कंजम्पशन. ठीक है, दे मे नीड गुड्स एंड सर्विसेज और इसके लिए ऑफकोर्स दे विल यूज देयर इनकम. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट में कहा जाता है APC. It is the ratio of total consumption to total income. It tells us what portion of income is spent. ठीक है, एक इंसान की टोटल इनकम कितनी है और उसमें से वो कितनी इनकम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दिस इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, टू चेंज इन इनकम. जितनी भी इनकम में चेंज होती है, सपोज इनकम बढ़ती है तो उस हिसाब से
इंसान की कंजम्पशन पे जो इनकम स्पेंड हो रही है वो कितनी चेंज होती है या वो कितनी बढ़ती है, ठीक है, इस रेशियो को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट शोज हाउ मच एक्स्ट्रा कंजम्पशन हैपन्स व्हेन इनकम इंक्रीजेस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है. For example, if a person earns 100 rupees and spends 80 rupees, then the propensity to consume is high. ठीक है. Now, understand, if their income increases by 10 rupees, पहले इनकम 100 रुपए थी, अब 10 रुपए से बढ़ गई है, मतलब अब 110 रुपए हो गए फॉर एग्जाम्पल. अब इस बढ़े हुए 10 रुपए में से वो 8 रुपए स्पेंड कर रहा है, तो इस हिसाब से 0.8 विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके. नेक्स्ट इज एसोसिएशन विथ मल्टीप्लायर. अब ये जो है, हाउ this affects or is associated with the concept of multiplier. Yes, propensity to consume has a strong relationship with the multiplier. The multiplier is a concept that shows how an individual increases how an initial increase in the investment leads to a larger increase in the national income. ठीक है. मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ही ऐसा है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है या पैसा इकोनॉमी में डाला जाता है, उसकी वजह से अल्टीमेटली जब पैसा सर्कुलेट होता जाता है तो नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज होता है. द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर डिपेंड्स मेनली ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. The MPC, the formula of multiplier is, what is the formula here? Multiplier is equal to 1 divided by into bracket 1 minus MPC. This means that higher the MPC, the larger will be the multiplier effect. जितना ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतना ही मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करेगा. When the people spend money out of their additional income, it creates more demand in the economy. जितना ही इंसान स्पेंड करना चाहेगा, ठीक है, ज़्यादा स्पेंड करना चाहेगा उनकी एडिशनल इनकम में से, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा. दिस डिमांड लीड्स टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट एंड फर्दर इनकम जनरेशन. जो हम अल्टीमेटली बात कर रहे थे, दैट इज अबाउट द नेशनल इनकम. अब ऐसे केस में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इकोनॉमी में और इससे फर्दर इनकम जनरेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ MPC इज 0.8, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो लेट अस अप्लाई द formula of multiplier. तो क्या होगा? This means that an increase in the investment of 100 rupees can increase total income by 500 rupees, 5 times. ठीक है. तो अगर इकोनॉमी में 100 रुपए डाले जा रहे हैं तो इस हिसाब से उससे जो इनकम जनरेट होगी वो 500 रुपए जितनी होगी, दैट इज 5 टाइम्स. ओके. Conclusion. In conclusion, propensity to consume shows spending behavior of people, while the multiplier shows how income grows in the economy. Both are closely connected because a high tendency to consume relates or leads to a stronger multiplier effect. जितना ही ज़्यादा लोग पैसा खर्च करेंगे कंजम्पशन के पीछे, उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट काम कर सकेगा और उतनी ही ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी. ठीक है. सो देयर इज दिस रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड while taking policy decisions as well. Okay. Next question. What is meant by balance of payment? Explain its various components. Balance of payment is a record of all the economic transactions between a country and the rest of the world during a specific period. ठीक है. अगर हम सारे transactions को ध्यान में रखें, that takes place between the country and the rest of the world during a particular period of time, usually a year. That is called BOP. It shows how much money is coming into the country and how much is going out. In simple terms, it helps us understand a country's financial position in international trade. कितना पैसा हमारे देश में आ रहा है और कितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है. ओके. तो इस कॉन्सेप्ट में हम इस चीज़ को देखते हैं. What are the components? पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट. द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम. ठीक है. फर्स्ट इसमें आता है ट्रेड इन गुड्स. ठीक है. यहाँ पर गुड्स की बात कर रहे हैं, मतलब गुड्स विच आर टेंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं. तो जो भी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स किए जाते हैं गुड्स में, ठीक है, इट कैन बी कार, इट कैन बी क्लोथ्स, इट कैन बी मशीनरी, एनीथिंग. नेक्स्ट इज ट्रेड इन सर्विसेज. सर्विसेज मतलब इनविजिबल, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज देखी तो नहीं जा सकती है, दे आर intangible. Services can be tourism, banking, insurance, IT services. इसमें जो भी ट्रेड किया जाता है जिसकी वजह से पैसा कंट्री में आएगा या बाहर जाएगा. Income, receipts and payments. Income earned from abroad. It can be interest, profit, salary, or it can also be paid, okay, to the foreign countries. So that's your payment.
Transfers can be in the form of gifts, donations, remittance. Now what is remittance? The money that is sent by the Indian working abroad. ठीक है, तो वो जो पैसा अपने देश में भेजते हैं उसे remittance बोला जाता है. Next is if exports are more than the imports, it is called surplus. But if imports are higher, then it is called a deficit. And a situation of deficit is not good for a country. Capital account. Now the capital account records the financial transactions that are involved in the ownership of assets, foreign direct investment (FDI), when foreign companies invest in businesses in the country. ठीक है, जैसे पैसा आता है बाहर के लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI), पोर्टफोलियो मतलब शेयर्स एंड बॉन्ड्स. नेक्स्ट इज लोन्स एंड बोरोइंग्स, मनी बोरोड फ्रॉम और लेंट टू अदर कंट्रीज. ठीक है, it is quite possible that our country lends money to the other countries, or we have borrowed some money from the other countries. Banking capital, changes in foreign assets and the liabilities with regards to the bank. This account shows how money flows for investment purposes. क्योंकि यहाँ पे शेयर्स की बात हो गई, बॉन्ड्स की बात हो गई, एसेट्स, लाइबिलिटीज सब की बात हो गई. नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. इट इज मेनली मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. इन आवर केस इट इज RBI. इट इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक रखती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. साथ में गोल्ड रिजर्व हो गया, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. It is used to balance any deficit or surplus in the BOP. ठीक है, अगर at the end of the year पता चला कि अगर डेफिसिट क्रिएट हुआ है, मतलब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, ऐसे केस में ठीक है, जो डेफिसिट होता है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है? यूजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो कि RBI के पास होता है. ठीक है, अब अगर सरप्लस का केस है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो बढ़ेगा, बिकॉज उसको बैलेंस करने के लिए यूज करना नहीं पड़ेगा. टू बैलेंस द डेफिसिट आपको उसे यूज नहीं करना पड़ेगा, तो उस केस में ऑटोमेटिकली जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, विच वुड बी अ गुड सिचुएशन. द BOP इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू मेजर अ कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेक द पॉलिसीज. ऑफ कोर्स, ठीक है, पॉलिसीज रिलेटेड टू क्या हो सकता है? इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस, इट कैन बी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज. और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अल्टीमेटली एक्चुअली बैलेंस तो हो ही जाता है, बट व्हाट इट शोज दैट अ कंट्री इज हैविंग अ स्टेबल इकोनॉमी. लेकिन अगर बार बार डेफिसिट्स क्रिएट हो रहे हैं तो इट मे क्रिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन अ कंट्री. नेक्स्ट question, explain the money approach to exchange rate determination. The monetary approach to exchange rate determination is the theory that explains how exchange rate between two countries are decided based on their money supply and demand. ठीक है, किसी भी दो देशों में फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं? तो यहाँ पर मॉनेटरी अप्रोच में बेसिकली वी टॉक अबाउट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी. ठीक है, इसके बेस पे एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होते हैं? नाउ इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एक्सचेंज रेट्स आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनेटरी फैक्टर्स रादर देन द रियल फैक्टर्स लाइक ट्रेड और प्रोडक्शन. यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स को ध्यान में लिया जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी in different countries. If a country increases its money supply faster than another country, its currency will lose value, depreciate. देखिए, अब समझते हैं कि कोई भी कंट्री अगर अपना मनी सप्लाई बढ़ा देती है, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इज मोर, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, ठीक है, डेप्रिशिएट होगी. नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ अ कंट्री कंट्रोल इट्स मनी सप्लाई, तब क्या होगा? अगर अच्छी तरह मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगी एक कंट्री, तो इंटरनेशनली उसके जो करेंसी की वैल्यू है वो बनी रहेगी, ठीक है, वो लूज नहीं होगी, और रादर हो सकता है कि वो अप्रिशिएट हो, दैट इज इंक्रीज हो. ठीक है, दिस थ्योरी इज बिल्ड ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर मनी के सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं, विच सेज दैट एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई लीड्स टू अ राइज इन प्राइजेस. अब देखिए यहाँ पर कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है. Whenever there is an increase in the supply of money, of course there will be inflation in the country, right? Rise in the prices. अब जब भी prices बढ़ेंगे किसी country में, क्या होगा? The goods
एंड द सर्विसेज दे विल बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है. एज अ रिजल्ट क्या होगा, द डिमांड फॉर इट्स करेंसी फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी. इट विल लूज, इट विल depreciate, okay, causing the exchange rate to decline. Now, for example, if India increases its money supply rapidly while the USA keeps it stable, the prices in India will rise faster. Indian goods will become costly and the foreign buyers will demand fewer rupees. This leads to depreciation of the Indian rupees against the US dollar. अगर इंडिया किसी भी रीजन से, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाती है, क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा इंडिया में, प्राइस राइज हो जाएगा. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स द value of Indian rupees will depreciate in the international market. The monetary approach also assumes that the markets are perfectly competitive and the prices and the wages adjust quickly. यहाँ पर एक assumption काम करता है कि जो prices हैं, ठीक है, वो automatically adjust होते जाते हैं, बहुत जल्दी wages और prices adjust होते हैं, और जो market है वो perfectly competitive होता है. It believes that the people hold money for transaction purpose and any imbalance in money supply and demand will be corrected through the changes in the price and the exchange rates. Another important point is that in this approach it focuses on the long run determination of exchange rates. ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं determining the exchange rates for the long run, because in the short run the exchange rates may fluctuate. Of course they would fluctuate, they will change. Why? Because of the speculation, because people do hold money for the speculation purpose, because of it can be interest rates या political factors. ठीक है, इन सभी चीज़ों की वजह से exchange rate change तो हो ही सकते हैं in short run. Now to conclude, the monetary approach emphasizes that controlling money supply is very important for maintaining the exchange rate stability. Countries which have high inflation, ठीक है, high inflation that is महंगाई, जिस भी कंट्री में ज़्यादा होती है, ऑटोमेटिकली उस कंट्री की करेंसी जो है वो इंटरनेशनली वीक मानी जाती है. While those with the stable monetary policies, जबकि ऐसी कंट्रीज जो स्टेबिलिटी रखते हैं मनी के सप्लाई में, जिनकी मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है, स्टेबल होती हैं, उनकी करेंसीज भी इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्गर होती हैं. दिस थियोरी हेल्प्स द पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी डिसिप्लिन in managing the exchange rates. It is very important, right, to understand that how मॉनेटरी डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है इंटरनेशनल मार्केट्स में. तो इसी साथ हमारा ये वीडियो जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है. आई रियली होप कि आज के जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे. आई विल रिक्वेस्ट अगेन कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.